हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ईशा गावड़ी फ्रॉम फिजिक्स विजन एंड आज हम डिस्कशन करने लगे हैं लेक्चर कैडर 2021 पेपर की। इसमें मास्टर कैडर के पहले क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं क्योंकि मास्टर कैडर का पेपर आ गया है, राइट। और इसके अराउंड 110 क्वेश्चन जो हैं वो बीएससी के मिले हैं। बाकी जो हैं, देखिए 150 में से 110 तो बीएससी के ही होते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन ही हैं जो एमएससी लेवल के हैं। तो एक बार पहले ये अराउंड 110 जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस किया जा रहा है। इनकी 3 वीडियोस बनाई गई हैं। दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 1 इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 40। चलिए तो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following technology doesn't inherently rely on the quantum physics principle? लेजर क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर में भी टनलिंग होती है, एलईडी में भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं वो टनल करते हैं, पास करते हैं ना, रिकॉम्बिनेशन होता है तभी लाइट एमिट होती है। तो ये तीनों तो फिर भी क्वांटम का कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगा के बताए जा सकते हैं। इट्स ऑप्टिक पार्ट, सो ये उस पर डिपेंड नहीं करती है इनहेरेंटली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the wavelength of photon depend upon? फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच कट के। तो K क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what property of quantum mechanics dubbed as spooky action at a distance by Einstein has been demonstrated with pair of photons separated by 100 of kilometers? एक्चुअली ये चीज हम एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ पे लेते हैं। एक बंदा इंडिया में बैठा है, एक बंदा कनाडा में बैठा है, 100 ऑफ किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर है। स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, जुड़े हुए मतलब इंटेंगल्ड है। सो आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन बोला था इसको, कि एक फोटोन इधर पर और एक 100 ऑफ किलोमीटर्स पर है, फिर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसको आइंस्टाइन ने नेम दिया था स्पूकी एक्शन। ओके, चलिए इसे बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, the wave function of quantum particle in a box of length L lies in which region? बॉक्स का पार्टिकल इन अ बॉक्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसकी क्या क्या चीजें, एक तो बॉक्स की प्रॉपर्टीज, एक इसका वेव फंक्शन, दूसरा इसका एनर्जी, हर एक चीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉक्स किस में होता है? 0 to L में होता है। ये 1D है जैसे, एक इसका 3D भी होता है। तो ये दोनों थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, calculate the 0 point energy for a particle in an infinite potential well of an electron confined to 1 nanometer atom. एनर्जी का फॉर्मूला n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। 0 पॉइंट एनर्जी n को 1, पाई 3.14, h कट याद रख लीजिए 1.05 होता है। वैसे तो याद हो ही जाता है क्योंकि काफी बार यूज हो जाता है। ये ना याद हो तो कोई कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, बट अंदाजा है कि याद ही हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेंथ इज 1 नैनोमीटर का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशंस आप करेंगे, इन कैलकुलेशंस को जब आप कर लेंगे तो आपका बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻29। देखिए अप्रोक्सीमेट भी करेंगे ना तो भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। करिएगा जरूर इसको, ये कैलकुलेशन करनी है आपने। हैंडी कैलकुलेशन होनी चाहिए क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, और ये कैलकुलेशन ऐसा कुछ आता है तो हमने सॉल्व करना है क्योंकि सिंपल थिंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। The de Broglie wave equation showed that wavelength of any moving object lambda is equals to h upon p, h upon mass into velocity. Next question, the wave function for a particle in a box. देखो particle in a box बहुत ज़्यादा आता है, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 2/L साइन ऑफ n पाई x by L। ये हो गया 1D में, और यही अगर आप 3D में करो
3D में क्योंकि हमें फिर तीनों लेने पड़ेंगे ना एक्स वाई जेड, तो देखो √2 हो सकता है एक साइड ए हो, एक साइड बी हो और एक साइड सी हो। साइन ऑफ nx पाई एक्स बाई ए, साइन ऑफ ny पाई y बाई बी, और थर्ड इस तरह से साइन ऑफ n z पाई z बाई सी। तो दैट मीन्स ये तीनों अलग अलग लिए हैं मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबॉइड। क्यूब में ए बी सी इक्वल हो जाते हैं, तो ये बन गया 2√2 ए बी सी, और पीछे ये सारा लिख दीजिए बस। ओके, सो अगर यही क्वेश्चन हमें क्यूब के लिए पूछ लिया जाए तो क्यूब में आप क्या करेंगे, बस सारे इक्वल कर देंगे। फॉर क्यूब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट द 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। याद रखना कैसे हैं, बताया हुआ है यूट्यूब के लेक्चर्स में। ज्वैन, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर। ये देखिए स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्सेस, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द नेचर। ग्रेविटेशनल क्या है, वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू डिराक अ गिवन पार्टिकल, हालांकि डिराक थ्योरी है तो एमएससी की, बट एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिराक इक्वेशन दी क्या थी इन्होंने, उसके अंदर उसने ये बोला था कि अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो उसका एंटी पार्टिकल भी होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10, electric energy in electron volt that can theoretically be obtained by annihilation of 1 gram of matter। एनर्जी का फॉर्मूला mc², mc² लगाइए एंड देन सिंपल ये कैलकुलेशंस। तो मास कितना गिवन है, 1 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये एनर्जी आई जूल में, हमें किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सो हालांकि मैं चाहती थी कि ये जब मैंने इस क्वेश्चन को करा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एनहीलेशन है तो 1 ग्राम मैटर के लिए 1 ग्राम एंटी मैटर होना चाहिए, तो 2 ग्राम से करना चाहिए था। बट व्हेन आई सीधा आंसर की, तो आंसर की मैं 1 ग्राम के अकॉर्डिंगली आंसर किया हुआ है। सो आई सेड इट्स ओके, इफ दे आर सेइंग लेट्स डू इट विद द 1 ग्राम ऑफ मैटर, सो आई कंप्लीटेड इट विद द 1 ग्राम ऑफ द मैटर। ओके, चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर ये बी ऑप्शन आ जाएगा। देन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इन फेज स्पेस। ये स्टार्ट का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा ना। फेज स्पेस में होता क्या है बेटे, 3 होते हैं एक्स वाई जेड और 3 होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। तो दैट मीन्स टोटल कितने हो गए फिर, 6 डायमेंशन। ओके, तो फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है उसे हम टाउ लिखते हैं, जो किसके इक्वल होता था, 4πv², 4πp² dp और v। और ये जो फेज स्पेस में वॉल्यूम आता है, फिर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जो टाउ का फेज स्पेस का वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के, तो मीटर क्यूब, राइट। और 3 क्या लेने हैं हमें, मोमेंटम लेने हैं। मोमेंटम क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, इन तीनों की प्रोडक्ट। तो एक इसका वॉल्यूम लोगे और साथ में पी एक्स पी वाई पी जेड का लोगे। तो जब हम इसका पी एक्स पी वाई पी जेड, आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, मोमेंटम के लिए हम क्या लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। क्यूब करना है क्योंकि 3 आ रहे हैं, तो केजी क्यूब मीटर क्यूब सेकेंड -3। तो ये बन गया केजी मीटर 6 सेकेंड -3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे माइंड में था कि आपको साथ ही बता दें। चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसका आंसर तो बता दें पहले, इसका 6 है। If the masses of the hydrogen and chlorine are this and this, the reduced mass of HCl,
अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो सुनी है तो ये क्वेश्चन आप करके कभी नहीं देखेंगे, आप इसका शॉर्टकट में आंसर लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब रिड्यूस्ड मास निकालते हैं तो रिड्यूस्ड मास जो होता है इज डोमिनेटेड बाय लाइटर मास। इसको करने बैठोगे क्यों टाइम खराब करना है, करने की जरूरत ही क्यों है। तो 1 AMU वाला डोमिनेट करेगा, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ग्राम्स में पूछे ना, करके दिखाएं। 1/μ 1/मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1/मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो म्यू किसके इक्वल होगा, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों की एडिशन। अब देखो क्लोरीन का मास इतना ज्यादा, हाइड्रोजन का तो इग्नोर हो जाएगा, ये कट गया। तो देखो रिड्यूस्ड मास किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन ही तो आ गया। तो आगे से आपने बात याद रखनी है कि अगर एक लाइटर और एक हैवियर मास कंबाइन होते हैं तो लाइटर मास डोमिनेट करेगा। इसके अपना टाइम बचाना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है। और अगर दो सेम मासेस हो तो रिड्यूस्ड मास मिड होता है, हाफ होता है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, सोलेनॉइडल डाइवर्जेंस जीरो, कर्ल जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं, बताइएगा। अगर कर्ल जीरो हो तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14, an integrating amplifier can be fabricated using an operational amplifier by placing the following component in the feedback path। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर आपने उसको इंटीग्रेटर बनाना है, याद क्या रखना है आपने, IC, मतलब इंटीग्रेटर में कैपेसिटर लगता है, बस इतनी सी बात से क्वेश्चन हो जाता है। तो इंटीग्रेटर में कैपेसिटर लगते हैं, तो डिफरेंशिएटर में क्या लगता है, डिफरेंशिएटर में रेजिस्टेंस लगती है। ओके, कैसा बन जाता है डायग्राम, ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये रहा कैपेसिटर जो आउटपुट के थ्रू। ठीक है, तो VI, तो ये रहा कैपेसिटर, ये रही रेजिस्टेंस। सो ये इंटीग्रेटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, the wave function of a quantum mechanical system like an atom must be single valued, finite and continuous everywhere। next question, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के लगता है पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ऑफ हाइट 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बैरियर है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, आपके पास कितनी एनर्जी है, 10। होगी पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम कि आप 10 एनर्जी लेके जा रहे हो, एनर्जी इज लेस, है ना, पोटेंशियल हाई हो गया। पोटेंशियल हाई हो गया तो हमें क्वांटम भी क्या कहता था कि ट्रांसमिशन नहीं होगी, एक्सपोनेंशियली वो चला जाएगा, हाँ ऐसे जाएगा, एज ए वेव वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बैरियर विड्थ। नेक्स्ट, द रोल ऑफ हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेजर इज, 3-4 लेजर है, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी हीलियम और नियॉन यूज होती हैं, क्या क्या फंक्शन होता है पढ़ के जाइएगा। और फोर्थ लेजर एनडी यंग, एनडी यंग लेजर को हाईली इंटेंस लेजर बोला जाता है, बेस्ट पल्स्ड लेजर होता है ये। तो इसमें पूछा था रोल ऑफ हीलियम एटम इन हीलियम नियॉन लेजर, क्या काम है, ये रहा डायग्राम, ये देखिए, ये हीलियम है, ये नियॉन है। हीलियम क्या काम कर रहे हैं, हीलियम कह रहे हैं कि नियॉन को एटम पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे इजीली पहुंच जाते हैं, मैं अपने एटम इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो हीलियम इधर रेजोनेंट ट्रांसफर से एटम को ट्रांसफर करता है। इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी माइंड में रखनी है कि एक यही लाइट है जो विजिबल रीजन में लाई करती है, बाकी दोनों इसमें लाई नहीं करती। सो इट हेल्प्स इन एक्साइटेशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ नियॉन एटम, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18th, an unknown material has electric resistance which decreases with increase in temperature। resistance decrease कर रही है with increase in temperature, तो मतलब करंट बढ़ रहा है, तो वो तो सेमीकंडक्टर होगा। इंसुलेटर भी तो हो सकता है थोड़े बहुत बॉन्ड टूट गए हो। ठीक है, हाँ अगर उल्टा होता कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर तो हमें श्योरली पता था किसकी बात हो रही है, ये कंडक्टर्स की बात हो रही है, ये कंडक्टर में होता है।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन, ड्यूरिंग पेयर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिट्रॉन पेयर बाय गामा रे, कितनी एनर्जी होनी चाहिए गामा रे ने, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाना है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511, इसकी भी होती है 0.511, तो टोटल कितनी चाहिए 1.00 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 के वीडियो में भी है, पेपर से रिपीट हुआ है। लाइट वेव्स आर इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम एयर on a polished glass slab of refractive index this amount of light that is reflected back, reflection coefficient 1 minus n 1 plus n square करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रूवेस्टर लॉ फॉर पोलराइजेशन क्या बताती है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई पी। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साफ सा लिख देते हैं ना, अजीब ही से कुछ बन गया, जस्ट अ मिनट। म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पेपर ठीक आया हुआ, ज्यादा टफ नहीं लगा मुझे ये। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, एल और एस कपल होते हैं ना, तो मैग्नेटिक होंगे तो ही कपल करेंगे। लिक्विड हीलियम डज नॉट सॉलिडिफाई इवन एट एब्सोल्यूट जीरो एट एम्बिएंट प्रेशर, क्यों नहीं करता, क्योंकि लिक्विड हीलियम के पास बहुत ज्यादा जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, ये याद रखना है आपको। ओके, एज लिक्विड हीलियम हैज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी, और इसी वजह से क्या होता है कि इतनी एनर्जी होती है कि वो जो एटम्स है ना उनको एक दूसरे के साथ स्टिक करके सॉलिड फॉर्म नहीं बनने देता, इसलिए लिक्विड हीलियम सॉलिडिफाई हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट्स स्टडीज आर नॉट परफॉर्म्ड इन मैटर्स। हॉल इफेक्ट बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के लिए होते हैं। हॉल कोफिशिएंट निकालते होते थे 1/NE होल वोल्टेज अपॉन करंट डेंसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यही फॉर्मूला होता होगा, यही है। सो ये मेटल्स के लिए क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि उनका हॉल कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है, उनकी करंट डेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, दे हैव अ वेरी हाई करंट डेंसिटी, तो हाई करंट डेंसिटी होने की वजह से उसका कोफिशिएंट डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। ओके, सो दे हैव अ वेरी हाई करंट डेंसिटी। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, द लेंथ ऑफ द स्पेसशिप, ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं मैकेनिक्स में ऑलरेडी आपको एक वीडियोस डाली गई हैं, मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन करवाई गई हैं। द लेंथ ऑफ द स्पेसशिप moving fast was measured by an observer on earth and he reported a value which is half of its proper length. Find the speed at which spaceship with respect to observer on the earth. फॉर्मूला क्या होता है, L is equals to लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है ना 1 माइनस वी स्क्वायर बाय टाइम क्या होता है, डायलेट होता है, तो लेंथ कितनी पाई गई है L0/2। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी करा चुके हूँ, तो ये आप सॉल्व खुद करेंगे बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग टू बी डन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा मुझे इसमें कि मुझे आपको करवाना पड़े, यू ऑल कैन डू दिस थिंग। और ये आंसर आ जाएगा आपका √3/2c। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफाइड सर्किट फैब्रिकेटेड यूजिंग मॉसफेट हैज एन एडवांटेज ओवर बीजेटी। मॉसफेट की ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस होती है, इनपुट इम्पिडेंस। देखिए सबसे पहले बीजेटी से ज़्यादा एफईटी से भी ज़्यादा इम्पीडेंस जो होती है वो मॉसफेट्स की होती है। ओके चलिए, एंड ये होते हैं यूनिपोलर डिवाइसेस और ये होती हैं बाइपोलर डिवाइसेस। एंड देन क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोवेव्स आर ईएम वेव विद द वेवलेंथ। सारा स्पेक्ट्रा याद होना चाहिए, माइक्रो पूछा है, हो सकता है आपको रेडियो पूछ लें, ठीक है। स्पेक्ट्रा ये रहा, स्पेक्ट्रा देखिए जरा, तो मैंने आपको कुछ याद भी कराया था, CGX, UV, विजिबल, IR, माइक्रो एंड साफ सा लिखते हैं ना, जस्ट अ मिनट, ट्रिक क्या कराई थी, CGX, UV, इन्हीं के हिसाब से लिख रही हूँ, उल्टा चल रही हूँ है ना, इस विजिबल, IR, MR माइक्रो रेडियो, ये देखो ये रहा M, ये रहा R, ये रहा IR, ये रहा UV, X, गामा,
इन्होंने कॉस्मिक दिखाया ना, हमने दिखा दिया। ओके, सो पूछा क्या गया है, वेवलेंथ पूछी गई है किसकी, माइक्रो की। तो माइक्रो की वेवलेंथ ये रही। माइक्रो की जो वेवलेंथ है वो किस तरह से, देखो सिर्फ दो दो का फर्क है, 18, 16, 14, 12, 10, ऐसे आपने भी याद कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो 10⁻², फ्यू सेंटीमीटर्स। वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टकट लैम्डा 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सच अ सिंपल क्वेश्चन, इतनी अच्छी कैलकुलेशन दे दें, दिल ना खुश हो जाए पेपर में। 621। नेक्स्ट, the magnetic susceptibility of high TC superconductor component LabCo। ये आपको पता है, इसको 1 2 3 सेमीकंडक्टर 1 2 3 सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं, बड़ा फेमस सुपर कंडक्टर है, ठीक है। और जितने भी डायमैग्नेटिक सब सुपर कंडक्टर्स है ना, उसमें आपने सोचना ही नहीं है, यहाँ पे नाम ना भी देते हैं ना इतना खतरनाक सा, तब भी उनकी सबकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 ही होती है। डायमैग्नेटिक्स विद ससेप्टिबिलिटी -1, सिर्फ सुपर कंडक्टर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिस कांस्टेंट दे रखा है, स्पेसिंग पूछी है। स्पेसिंग क्या होती है, a/h² k² l²। 2 ही तो है, a/2 बन गया, a/2 4 का आधा, तो कितना बना, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सोच सकता है लेक्चर कैडर का पेपर है, इजी आया हुआ है ना, हमें भी ऐसा ही आएगा, सिंपल सा। इन केस मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन बिलोंग टू सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी डीजनरेट। अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स, बड़ा फेवरेट टॉपिक है थर्मल न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन 4 तरह के होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन, अल्ट्रा फास्ट न्यूट्रॉन्स, सबकी एनर्जी एक बार देख जाइएगा। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स की होती है ये वाली, एट रूम टेम्परेचर होती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 100 टर्न्स कॉइल्स वेरी विद टाइम एज, ये रहा T³ - 2T मिली वेबर। EMF का फॉर्मूला d∅/dt, 100 टर्न्स, d/dt किसका, ये जो दे रखा है T³ - 2T, याद रखना ये मिली में है, 10⁻³ भी साथ ही लगा लेते हैं। 100, आंसर ही एक माइनस वाला है, चलो फिर भी करें तो सही ना, मान लो इसके आगे भी होता तो क्या कर लेते हैं, तो 4t² - 2, तो -100, t कितना गिवन है, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 3 अभी 3, मैथ वालों को कुछ होने लग जाना है कि ये कैसी गलती कर दी मैम ने। तो 3 टाइम कितना है, 3 × 4 - 2, 10 बन गया, तो ये सॉल्व करके -1 उल्टा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस 34th क्वेश्चन, एलईडी में क्या होता है, एलईडी में बोला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ से होल्स आते हैं, और दोनों कंबाइन हो जाते हैं और लाइट निकलने लग जाती है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशंस। एंड हैविली डोप्ड ऑसिलेटर, इतनी ज़्यादा हैविली डैम्प्ड जो होगा, हैविली डैम्प्ड सॉरी, वो कभी भी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ ही नहीं पाएगा, इनफाइनाइट टाइम में आएगा। लैंडेजी फैक्टर, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, आपको याद करने की ट्रिक सिखाई थी मैंने, जेसर, जेसर मतलब 1 + j × j+1, JSL, S × S+1 minus L × L+1 upon 2j × j+1। j is, इसमें देखे जरा, स्पिन आ रही है हाफ, j है हाफ, L है 0, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये सारा 1 बन जाएगा और आपका 2 आंसर आ जाएगा। आई हैव कैलकुलेटेड आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following semiconductor devices is used for temperature sensor? Thermistors. Thermistors are temperature sensitive devices. Zener diode is voltage regulator.
एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज लिखवाई भी गई हैं एक वीडियो में. इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी, सो इनपुट करंट 0. ओके. CMMR इनफाइनाइट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सारे यूज हो सकते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करा था मैंने. चलिए आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा. गिव मी 1 सेकेंड. हाँ जी, तो इसको करने का फॉर्मूला होता है E/2m, साथ में होता है S. नेगेटिव साइन में इसलिए ले रही क्योंकि मुझे यूज नहीं करना आगे जाके. ओके, तो G तो साथ में आ ही रहा है ना. बोहर मैग्नेट्रॉन म्यू है, लेकिन वो मेरा बना नहीं अभी तक. लेकिन मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन के केस में जो S होता है वो रूट ऑफ S इंटू S+1, साथ में H कट होता है. तो हाफ इंटू 3/2 विद H कट, सो रूट 3/2 H कट, सो रूट 3/2 और साथ में H कट और E/2m तो है ही. अब चलो देखें, S इंटू S+1 हो गया. अब आप ये सारी टर्म्स इकट्ठी करिए, तो G के अलावा √3 रख लीजिए. EH कट अपॉन 4m बन गया ना बोहर मैग्नेट्रॉन. सो इट इज √3 म्यू विद G. थोड़ा सा शांत दिमाग से पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे. ओके, so it completes the first part of the lecture cadre. We'll meet in the next part from 41 to 80. Thank you. चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी, और वीडियो कैसी लगी उस बारे में भी.